हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, तो अपने चालू किया था क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। इससे पहले जो चल रहा था वो व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था कि समष्टि और व्यष्टि दोनों में अंतर यही होता है कि समष्टि को एक बड़े स्तर पर, जो कि कह के चलो मानो पूरे देश में या पूरे जिले स्तर पर लेके चलना पड़ता है, तो उसे समष्टि स्तर कहते हैं। और व्यष्टि व्यष्टि का अर्थ ये है कि मतलब एक छोटे स्तर पर, या तो पूरे मतलब घर के एरिया को मान लो या पूरे मोहल्ले को ले लो, ये अपना समष्टि इस स्तर पर काम करेंगे तो समष्टि स्तर कहलाएगा। और अगर पूरे ज़िले में या फिर पूरे देश के लेवल पर काम करेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में समझ रहे हैं क्या, मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है और किन किन विधियों द्वारा की जाती है, ये बताएंगे। तो मुद्रास्फीति गणना देखने के लिए मुद्रास्फीति की गणना दो विधियों द्वारा कराई जाती है। एक थोक मूल्य सूचकांक और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। किसके आधार पर? उर्जित पटेल समिति के आधार पर स्टार्ट किया गया था। ये लिखा हुआ है यहाँ, उर्जित पटेल समिति। ठीक है। अब उर्जित पटेल समिति उपभोक्ता, आज पहले अगर थोक मूल्य सूचकांक से गणना की जा रही थी मुद्रास्फीति की, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लाने की ज़रूरत पड़ गई, कस्टमर प्राइस इंडेक्स CPI को लाने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या ज़रूरतें हैं? तो पहले क्या था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि केवल वस्तुओं पर गणना की जाती थी, केवल वस्तुओं को काउंटिंग में किया जाता था, और वस्तुएं ही बाजार में ली जाती थी, सेवाएं बिल्कुल भी नहीं ली जाती थी। 2014 से देखा गया, 2000 मतलब पहले देखा गया था कि यार जो सेवाएं हैं जैसे मोबाइल का बैलेंस हो गया, रिचार्ज हो गया, ठीक है, आने जाने का वो हो गया तुम्हारा, तो इसमें क्या है, इनको काउंट नहीं करते थे पहले। राष्ट्रीय स्तर पर जो GDP और GNP होती है, इनको काउंट नहीं किया जाता था क्योंकि इनकी गणना ही नहीं की जाती थी। तो इसमें उनने याद किया कि एक समिति बनाई जाए। उस समिति का अध्यक्ष उर्जित पटेल को रखा गया, तो उन्हीं के नाम पर वो समिति बना दी गई, उर्जित पटेल समिति। अब उनने कहा कि भाई थोक मूल्य सूचकांक के न करते हुए किस पर करेंगे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब जो प्राइस है, जो कस्टमर को बेचना है, ठीक है, पहले की जाती थी जैसे कोई वस्तु बनकर तैयार हो रही है 60 रुपये में और वो बेचनी 80 रुपये में है, तो ये 80 रुपये की गणना नहीं की जाती थी, पहले 60 रुपये की गणना की जाती थी। ठीक, तो उर्जित पटेल समिति द्वारा यही तय किया गया था कि ये 60 रुपये को की गणना न करते हुए कितने की करेंगे? 80 रुपये की गणना करेंगे, जिससे क्या है कि जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसकी सारी गणना में आ जाएगी और GDP में भी वृद्धि होने लगेगी। थोक मूल्य सूचकांक की गणना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या हुआ? उर्जित पटेल समिति के द्वारा गणना की जाएगी, मगर उसकी उर्जित पटेल समिति की गणना किसके अंडर में रहेगी? डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर में रहती है। उर्जित पटेल समिति की देखरेख वही करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री। और थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता था? वाणिज्य मंत्रालय, जो एक अलग मंत्री के पास रहता है। ठीक है। अब इसकी गणना 2014 से उर्जित पटेल समिति के सुझावों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक को हटाकर
अब थोक मूल्य के सूचकांक के आधार पर गणना नहीं की जाती है। अब गणना की जाती है कहाँ? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर। ठीक है। अब उर्जित पटेल समिति के जो कारण हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक को क्यों हटाया और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को क्यों लाया गया, इसके ये कारण हैं। WPI मतलब थोक मूल्य होलसेल प्राइस इंडेक्स को के अंतर्गत केवल वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, केवल वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, जबकि CPI के अंतर्गत कस्टमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे रिचार्ज हो गया, ठीक, और ऐसी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो वस्तुएं न होकर सेवाएं हैं। आने जाने का किराया हो गया, ये भी सेवाएं एक, तो इनको काउंट नहीं किया जाता था। जब से ये CPI चालू हुआ है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, तो तब से उपभोक्ताओं के वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी प्रस्तुत करने लगे। WPI की गणना थोक मूल्य बाजार के स्तर पर की जाती थी, जबकि CPI की गणना खुदरा बाजार के मूल्य पर की जाती है। अभी बताया था पहले कितने थोक मूल्य मान लो 60 रुपये में बनकर तैयार हो रही है, उसने भाई 65 रुपये की बेच दी, जो कंपनी से निकला है उसी की गणना होगी। ठीक है। अब कस्टमर है, दुकानदार है, वो चाहे उसे 70-80 की बेचे, चाहे 90 की बेचे, चाहे 70 की बेचे, इसकी गणना नहीं की जाती थी। ठीक है ना। तो इसकी गणना नहीं की जाती थी, इसकी की जाती थी। तो जो जितने की भी बेचेगा ना, वह सब किस में आ जाएगा? ब्लैक मनी। किसमें होता था? वो ब्लैक मनी में, किसी को दर्शाया नहीं जाता था। हालांकि टैक्स जाता था, मगर कितने का भरता था वो? ओनली 75 रुपये में से टैक्स भरता था। जो 75 रुपये के बाद उसने मानो 80 रुपये की बेची उसने, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उससे? 15 रुपये। अब जो 15 रुपये पे टैक्स लगना है, वो टैक्स नहीं भरता था। तो जो 15 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं, वो किस में जाता था? क्योंकि क्या है कि उस पर रेट टली हुई है, मान लो ये 70 का बेच दिया, 75 रेट टली हुई है, अब वो क्या है 80 का भी बेच दे, क्योंकि रेट में तो इस रेट में खरीद के लाया है, और गणना की जाएगी किस पर? थोक मूल्य सूचकांक पर, क्योंकि पहले ही उसकी एक रेट फिक्स करके दे दी वहाँ से, वो चाहे कितने पे भी बेचे, हमने तो भाई बेच दिया। अब गणना किस पर की जाती है? खुदरे बाजार पर। जो रेट पैकेट पर लिख के आ रही है, पैकेट पर या वस्तु की जो रेट लिख के आ रही है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हर प्रोडक्ट पर ऐसी बारकोड बना हुआ आता है, और इसके नीचे लिखा होता है, संख्या लिखी होती हैं। ठीक है ना। ये जो है इसी के द्वारा गणना की होती है, जो बारकोड है इसी के द्वारा गणना होती है। गणना के लिए कितनी वस्तुएं रखी गई हैं? टोटल गणना के लिए वस्तुएं रखी गई हैं कितनी? 697, 697। इसमें जो आधार वर्ष है वो कितना रखा गया है? 2011-12, क्योंकि 2011-12 में ही जनगणना हुई थी, तो अभी वही लेके चल रही हैं, अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। 2021 में गणना हुई है, मगर अभी वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि हो तो गई है, मगर उसमें और इसमें जो आधार वर्ष है वो चेंज नहीं किया है, क्योंकि 2021 में ऐसा कुछ चेंज करने लायक उनका वो नहीं बन पाया कि कुछ चेंज किया जाए, क्योंकि वो कोरोना काल चल रहा था, इसी वजह से उन्हें अभी तक ही
2011 से 12 आधार वर्ष रखा हुआ है। इन वस्तुओं में कोई चेंजिंग नहीं की है अभी। ठीक है। जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो कितनी रखी गई हैं? 117। द्वितीयक विनिर्मित वस्तुएं 564 और ईंधन वस्तुएं 16। अब प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? देखो, खाद्यान्न वस्तुएं, फसलें आ गई सारी इसमें। खाद्यान्न वस्तुएं, फसलें आ गई, खाने का जितना भी सामान जो बनकर तैयार होता है, अभी जो बन रहे हैं, मानो मैगी है, पास्ता है, ये सारी किसमें आ जाएंगी? खाद्यान्न फसलों में। ठीक है। उसके बाद विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित मतलब एक बार जो बन गए उनको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। ये नहीं कि बस एक बार बन गए, एक बार यूज में लिया, फिर उनका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विनिर्मित वस्तुओं, एक बार बनने के बाद एक बार परचेज कर लिए, फिर उनका कई दिनों तक यूज कर सकते हैं जब तक वो ख़राब ना हो, तो ये लंबी चलने वाली हैं। ईंधन, ईंधन गैस हो गई। ईंधन में 16 वस्तुएं रखी गई हैं। गैस हो गई, ईंधन हो गई। ईंधन में जैसे डीजल, पेट्रोल, ये एक बार यूज हो जाते हैं, फिर दोबारा इनसे कोई मतलब कोई काम नहीं निकल सकता, क्योंकि एक बार यूज होने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। तो इनको अलग उसमें रखा गया है। ये हैं 16 हैं। 16 तरह के ईंधन हैं। 16 तरह के ईंधन, जैसे डीजल, पेट्रोल। ठीक है। उसके बाद जो उससे ग्रीस निकलती है वो हो गया। ठीक। फिर गैसें हो गई, जो सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, ये सारी इसमें रखी गई हैं। और 16 तरह की ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने के बाद एक बार यूज कर लो, उसके बाद भी दोबारा भी यूज किया जा सकता है। ऐसी कितनी वस्तुएं हैं? 164, सॉरी 564। और खाद्यान्न वस्तुएं कितनी हैं? 117। इसमें एक पॉइंट और है, वो कौन सा वाला पॉइंट है? इसमें 2014 में 3 नए सूचकांक और जोड़े गए हैं। तो यहाँ एक और नोट डालकर लिख लो। सीपीआई, वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति के आधार पर 3 नए सूचकांक को जोड़ा गया। 3 नए सूचकांक को जोड़ा गया, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ग्रामीण शहरी संयुक्त, ग्रामीण शहरी संयुक्त। अब इसकी जो इन तीनों की जो गणना है वो कौन करेगा, ये देखेंगे। गणना, ग्रामीण की गणना करेगा डाक विभाग। अब
अभी जो किसकी सीपीआई की घटना कौन कर रहा है? उर्जित पटेल समिति। सीपीआई की घटना कौन कर रहा है? उर्जित पटेल समिति। और जो पहले थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की घटना कौन करता था? वाणिज्य मंत्रालय। अब ग्रामीण जो चालू किया है, ग्रामीण सूचकांक चालू किया है, उसकी गणना करेगा कौन? डाक विभाग। और शहरीय की करेगा कौन? एन केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इसका दिमाग से निकल गया है तो इसकी फुल फॉर्म सर्च कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, और सर्च करके यहाँ नोट कर लेना, ठीक है ना। मेरा दिमाग से निकल गया है। इसका है संयुक्त का है केंद्रीय संग्रहालय कार्यालय। इसकी गणना केंद्रीय संग्रहालय कार्यालय गणना करता है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति की गणना खत्म होती है। इसी के साथ इसके बाद जो है मौद्रिक नीति और साख, मौद्रिक की साख नीति, जो मतलब जो दरें हैं कैसे कार्य करती हैं, ठीक है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।